नमस्कार दोस्तों। आज है 8 मार्च। आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। पहला है जनहित याचिका पीआईएल को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीआईएल का दुरुपयोग बढ़ रहा है और इस पे चिंता जताई है। तो हो क्या रहा है, अभी पीआईएल को अनावश्यक रूप से डाला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उससे केसों की जो पेंडिंग है वो ज़्यादा संख्या होती चली जा रही है। अब हम जानते हैं पीआईएल होता क्या है। तो हुआ क्या था, 1980 का दशक था। भारत में दो न्यायाधीश हुआ करते थे, एक पीएन भगवती और एक बीआर कृष्ण अय्यर। दो लोग हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि अगर जनता को न्याय न मिल रहा हो तो कोई नहीं है कि जनता के लिए कोर्ट अब आगे आएगा। तो इसी से जन्म हुआ किसका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब कोर्ट को कैसे पता लगेगा, तो हो सकता है कि किसी एक शहर में कोई पार्क हो और वहाँ उस पार्क हो सार्वजनिक, पर वहाँ कोई अवैध रूप से क्या होना चाहिए, अवैध रूप से कोई निर्माण होने लगे। अब कोई भी व्यक्ति भले ही वो उससे प्रभावित हो या ना हो, कोई एनजीओ हो सकता है, नागरिक संगठन हो सकता है, वो एक अर्जी डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, और उसके द्वारा ये सुनवाई की जाएगी। मतलब वो सीधे प्रभावित नहीं है पर सुनवाई हो सकती है। तो ये चीज़ है पीआईएल कि जब कभी किसी के हित, जो संवैधानिक हित हों या सार्वजनिक समस्याएं आएँ, तो सीधे कोर्ट में जाया जा सकता है बिना किसी वैसे कार्रवाई की जो केस की तरह होगा। शुरुआत 1970-80 के दशक में हुआ था, इसे बढ़ावा दिया गया था। तो जनहित याचिका का क्या कोई कानूनी आधार है? अब जब पीआईएल संविधान के निर्माण के बाद आया तो संविधान में सीधे तौर पर तो कोई आर्टिकल नहीं है, पर उन्हें बाद में कानूनी आधार से जोड़ा गया है, जो हम रिट पढ़ते हैं। तो हम रिट दो जगह पढ़ते हैं, एक आर्टिकल 32 और 226 में। तो इन्हीं के आधार पर पीआईएल को मतलब कानूनी आधार प्रदान किया गया। फिर बाद में क्या आया, इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई, लोकस स्टैंडी की। अब लोकस स्टैंडी क्या होता है, जब पहले पीआईएल आया था तो कहा गया था जो व्यक्ति प्रभावित होगा वही व्यक्ति मुकदमा दायर कर सकता है, मतलब पीआईएल दायर कर सकता है। जैसे जिस एरिया का वो व्यक्ति होगा, अगर वहीं कोई कानूनी ऐसा उल्लंघन हो रहा है तो व्यक्ति दायर कर सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, पीआईएल इसे जनता के लिए खोल दिया, कोई भी व्यक्ति इसे दायर कर सकता है। तो केवल प्रभावित व्यक्ति पर ही मुकदमा जो है वो कर सकता है पहले। अब क्या होगा, जनता के लिए कोई भी कर सकता है। तो ये हो गया लोकस स्टैंडी वाला मामला। अब पीआईएल से जुड़े कुछ ऐतिहासिक मामले, क्योंकि अगर हमने ये देखा है पीआईएल क्या है तो कुछ मामले भी आए होंगे। तो सबसे पहला केस गया था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में। इसमें जेल बंदियों की जो दुर्दशा के बारे में केस डाला गया था। अब नॉर्मल है, जो जेल कैदी होंगे वो तो केस डाल नहीं सकते थे, तो तभी पीआईएल पहली बार यूज़ किया गया था इस केस में, हुसैन आरा खातून में। इसमें उन कैदियों के लिए क्या किया गया था, केस डाला गया था दूसरे व्यक्ति ने। तो ये पहला केस था। इसके बाद सबसे फेमस केसों में से एक केस है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। तो कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न है उसके लिए विशाखा गाइडलाइंस आए थे 97 में। तो ये इंपॉर्टेंट भी रहते हैं और इसी के अंतर्गत सारे नियम बनते हैं। ऐसे ही एमसी मेहता बनाम भारत संघ एक मामला आया था जिसमें गंगा सफाई के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। तो जो आज हम देखते हैं गंगा सफाई अभियान और ये सब, ये भी एक पीआईएल के जरिए ही मुद्दा उठा था सबसे पहले। और एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामला था 1986 और उसी के बाद ये सारे केस आए। इसमें तीसरा और इसके बाद विशाखा गाइडलाइन हुआ और महिलाओं के लिए दूसरा केस है जो है शाहबानो केस, जो सबसे इम्पोर्टेंट में आता है। क्यों? क्योंकि ट्रिपल तलाक वाली जो चीज़ें ख़त्म की गई हैं वो शाहबानो केस से ही शुरू हुआ था मुद्दा। तो इसमें मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का मुद्दा केस कोर्ट में गया था 85 में। इसका 2017 में से 19 तक ये ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा चलाई था। तो ये सारे मुद्दे किसके जरिए आए थे पहली बार कोर्ट में? पीआईएल के जरिए। अब पीआईएल कैसे है, तो इसके कुछ पॉजिटिव भी हैं कुछ नेगेटिव भी हैं। मैं देखने तो पॉजिटिव क्या है, गरीब शोषित वर्ग अगर नहीं जा पाता है कोर्ट में तो वो अपने आप कोर्ट इसकी मतलब क्या करेगा, पीआईएल के जरिए जांच कर सकता है। और अब तो ये भी है कि पीआईएल अगर दायर नहीं भी है, स्वतः रूप से कोर्ट क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। तो प्रशासन और सरकार की जवाबदेही तय होती है। पर्यावरण, मानवाधिकार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों में सुधार हुए हैं। इससे क्या हो जाए, क्योंकि जो पर्यावरण के मुद्दे, मानवाधिकार, ये मुद्दे पहले कोर्ट में नहीं पहुंच पाते थे, अब जाएंगे ज़्यादा। नकारात्मक क्या है,
पब्लिसिटी स्टंट, कई बार लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ही पीआईएल दाखिल कर देते, ये एक नकारात्मक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है वो इसी वजह से कहा है, पब्लिक स्टंट के लिए होता है कि लोग क्या कर देते कि उन्होंने पीआईएल दायर किया, एक मुद्दा उठा दिया, जबकि वो कोई मुद्दा होता ही नहीं। साथ ही राजनीतिक हत्या, कई बार क्या होते विरोधी दल बार बार पीआईएल दर्ज करते रहते हैं, इससे क्या होता है राजनीति में मतलब सरकार को काम करने में भी दिक्कत आती है। साथ ही जो एक समस्या भारत में जो आ रही है अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, वो आ रही है न्यायपालिका का बोझ और बढ़ रहा है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में लगभग 3 से 4 करोड़ केस अभी डले हैं, अब फालतू याचिकाओं के जरिए समय और नष्ट हो रहा है। तो ये अब ऐसा ही एक केस देखते हैं, जिस केस ने क्या किया था कि पूरे सिस्टम में बदल दिया था। तो इसमें क्या हुआ था, 2016 का एक केस हुआ था। मध्य प्रदेश के एक छोटे व्यापारी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, इसलिए इसे बैन कर दिया जाए। और इसी के बाद से सुप्रीम कोर्ट जो वो देखते हैं हम ना पैकेट वगैरह पे लिखा और ये सारी चीज़, वो इससे के केस के बाद से ज़्यादा और स्टार्ट हो गए थे। तो हुआ क्या कि कोर्ट ने भी आदेश दे दिया और कोर्ट ने कई राज्यों में प्रतिबंध लगा दिया। पर बाद में क्या निर्णय निकल के आया कि खुलासा हुआ कि व्यापारी के खुद का एक मसाला ब्रांड हुआ करता था और वो उसका फ़ायदा उठा रहा था और उसकी बिक्री बढ़ गई थी, इस वजह से उसने ये प्रतिबंध दूसरी कंपनियों पर लगवाए थे। तो ये एक उसका छिपा मकसद था। तो ऐसे होते हैं दुरुपयोग, और ये रियल केस था एक 2016 का। तो ये पीआईएल के दुरुपयोग भी है। तो हम क्या कहेंगे, पीआईएल जनता की शक्ति का प्रतीक है, लेकिन सही से इस्तेमाल किया जाए तब। इसके बाद अब पीआईएल से संबंधित ये एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगला है बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की समीक्षा हो रही है और 30 वर्ष इसके हो गए हैं। तो 1995 में बीजिंग में चौथा महिला सम्मेलन हुआ था। कौन सा? चौथा महिला विश्व सम्मेलन हुआ था। इसमें 189 देशों के जो महिलाओं अधिकारी थे, वो 189 देशों के जो महिला अधिकार से जुड़े हुए लोग थे वो शामिल हुए थे। फिर जो इसमें बैठक के बाद जो निकल के आया था कागजात सहमति, उसी का नाम रखा गया था बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। अब अभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो यूनाइटेड नेशंस यूएन वुमेन ने हाल ही में वुमेन राइट इन रिव्यू 30 ईयर और 30 ईयर आफ्टर बीजिंग को समीक्षा के लिए रिपोर्ट जारी की है। तो इसी वजह से ये पढ़ रहे हैं। तो क्या था, हमने देखा 95 में 189 देशों में भारत भी इसमें शामिल था। महिलाओं अधिकारों को सुनिश्चित करना इसका मुख्य कदम था। वैश्विक सम्मेलन हुआ करता था ये। तो ये देखा हमने रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष वगैरह क्या हैं, जैसे अभी बताया गया है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में 20% कम काम करती हैं। अधिकांश महिला असुरक्षित और अवैतनिक नौकरियों में कार्य करते हैं। यह हिंसा वाली समस्या है कि 53% ऑनलाइन दुर्व्यवहार का शिकार होती हैं। 2024 में 25% देशों में महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ कदम उठाए गए हैं। तो ये कुछ डाटा के मेन पॉइंट है। जलवायु संकट, ये मेन है कि जलवायु संकट जो है उसके कारण खाद्य सुरक्षा का भी सामना किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। तो जलवायु संकट के द्वारा खाद्यान्न कम हो रहा है, तो ये भी एक समस्या है। 54% देश लैंगिक समानता के लिए खर्च को ट्रैक करते हैं। एसडीजी सतत विकास को लक्ष्य को पूरा करने के लिए 26% देश आगे आ रहे हैं। तो ये डाटा ऐसे तो नहीं है डायरेक्ट कोई पूछा जाएगा कि प्री में, तो मेन है कि ये थोड़ा याद कर सकते हैं पर आगे के लिए। आगे है बीजिंग एक्शन 30 जो अभी आया है। इसमें क्या है कि क्या लक्ष्य रखा गया है, तो डिजिटल लैंगिक अंतराल को समाप्त करना, मतलब डिजिटली रूप से महिलाएं जो पिछड़ी होती हैं तकनीकी रूप से, तो उन्हें ख़त्म करना है। महिला केंद्रित सतत विकास, सस्टेनेबल विकास को, डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना है। नेतृत्व को बढ़ाना है। शांति, सुरक्षा, जलवायु, ये सब चीज़ों को क्या है बढ़ावा देना है। अब पर जो मेन आ सकता है इसमें से क्वेश्चन, वो ये आ सकता है कि एजेंडा के तहत 6+1 मुख्य कार्यवाही जो है वो निर्धारित की गई है। ये जो दिख रहे हैं 7, तो 6+1, तो ये वाली जो है अगर पूछ लेगा 6+1 किससे संबंधित है, ये जो लिखे हैं 7, तो ये वाला है, क्योंकि इसमें डिजिटल वाला ही अलग से जोड़ दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है BPFA, वही जो सम्मेलन है, इसकी प्रगति और उपलब्धियाँ। तो 95 में ये स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से अब तक 1531 नए
कानून महिलाओं के लिए पारित किए जा चुके हैं। जेंडर आधारित भेदभाव पर रोक लगाई गई है। 88% देशों ने हिंसा के खिलाफ जो है मतलब हिंसा महिलाओं के खिलाफ होती है उसे समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 88% देश, तो ज़्यादातर सभी कर रहे हैं। राजनीति में महिलाओं की संख्या दोगुनी हो चुकी है 95 से दुनिया भर में। वैश्विक सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें की जा रही हैं। अब बीजिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित एक क्वेश्चन है, ये है निम्न, और ये ऑप्शन है 1, 2, 3 और ये 4, इसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक जो मिनिस्ट्री है माइटी, जो अपनी सूचना प्रौद्योगिकी, तो माइटी द्वारा एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अगर पूछा जाए माइटी वाला एआई इकोसिस्टम, तो अब पहले क्या होता था कि एआई को हम एआई ही समझते थे केवल, मतलब रिसर्च लैब एआई का कर रहे हैं केवल, पर अब क्या है, अब एआई हर जगह दिख रहा है, केवल लैब तक तो नहीं है। जैसे चैट जीपीटी हो, गूगल बार्ड हो, सीरी हो, एलेक्सा हो, टेस्ला हो, इन सब जगह पे, और साथ ही साथ जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई हैं, मेडिकल रिसर्च आ गए हैं, फाइनेंस है, इन सब जगह पे जब एआई का यूज़ होता है तो चलाने की पूरी प्रक्रिया जो कहलाती है वही होती है एआई इकोसिस्टम। तो एआई इकोसिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं, एक सॉफ्टवेयर होगा, एक हार्डवेयर होगा और एक डाटा होगा। तो अगर एआई इकोसिस्टम की बात करें तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डाटा, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो एआई इकोसिस्टम में जब हम बात कर रहे होंगे तो ये याद रखना, इकोसिस्टम माने क्या होगा, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर और प्लस क्या, डाटा, ये 3 चीज़ें होंगी। तो अब हम समझ सकते हैं कि जो माइटी है वो एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहा होगा, तो सॉफ्टवेयर तकनीक, हार्डवेयर तकनीक और डाटा को बढ़ावा दे रहे होंगे। तो डेटा, अब देखो डेटा जितना ज़्यादा रहेगा उसका उतना ही यूज़ कर सकते हैं, बेहतर यूज़। जैसे गूगल की सर्च सबसे अच्छी होती है, क्यों, गूगल के पास डेटा है सबसे ज़्यादा। उसके बाद एल्गोरिदम, एआई मॉडल पे जैसे चैट जीपीटी वगैरह काम कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये एल्गोरिदम होंगे तो रेसिपी की तरह काम करते हैं, रेसिपी में बुक में सब लिखा होता है, वैसे ही डेटा काम करेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये इसमें बाद इसमें एक ऑप्शन, मतलब ये आया है शब्द सैंडबॉक्स क्षमता। तो सैंडबॉक्स क्षमता, एआई को खुला छोड़ दें तो ये अनियंत्रित हो जाता है, इसलिए सैंडबॉक्स बनाए जाते हैं जो ये सुरक्षित टेस्टिंग एरिया देते हैं। अब सरकार का कोई एरिया होगा, प्राइवेट एरिया होगा, जहाँ पे इन्हें टेस्ट किया जा सकता है कि इनके पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या होंगे, तो नहीं कहा जाता है सैंड बॉक्स। तो सैंड बॉक्स है मतलब रेड टाइप का है, टेस्ट कर लो। तो सैंड बॉक्स एक असल में कंप्यूटर लैब होती है जहाँ पे एआई सुरक्षित है कि नहीं, इन्हें किया जाता है टेस्ट वगैरह। तो ये चीज़ है। तो इन्हें इंटरनेट से कट करके सीमित सिस्टम में चलाया जाता है ताकि गलत और ख़तरनाक एआई हो तो उसे पहले से ही मापा जा सके। तो ये है। उसके बाद अब एआई के लिए कंप्यूटर पोर्टल बनाए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। इसके बाद एक शब्द आया जीपीयू। तो जीपीयू होता है ग्राफिक प्रोसेस यूनिट। तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट एक ऐसी चिप होती है जहाँ बहुत सारी गणना की जाती हैं, तो बहुत सारी गणना एक साथ की जाती हैं। सीपीयू से ज़्यादा जीपीयू ज़रूरी होता है एआई के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा जो होता है, भारी डेटा, मतलब ज़्यादा डेटा को तेज़ी से क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। तो एक तो हम सीपीयू पढ़ते हैं जो नॉर्मल कंप्यूटर में कुछ चीज़ें तेज़ी से करता है, जैसे ऑफिस में टाइपिंग वगैरह, ये सीपीयू। पर जीपीयू होता है हज़ारों काम एक साथ कर सकता है, जैसे एक साथ वीडियो गेम खेल सकते हो, एआई मॉडल को ट्रेन कर सकते हो, वीडियो एडिट कर सकते हो, ये सारी चीज़ों में जीपीयू यूज़ होता है। तो जीपीयू को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें। अगला है एआई के लिए इंडिया एआई मिशन में क्या चल रहा है, तो इथिकल एआई को बढ़ावा देना है। तो ये सबसे मेन पॉइंट होता है, इथिकल एआई को बढ़ावा देना। इथिकल कैसा, एआई ऐसा ना हो कि एआई अनैतिक हो और एआई में कुछ समस्याएं हैं, तो ऐसी हो जो लोगों और भावनाओं को समझे, तो इथिकल होनी चाहिए। तो इसे बढ़ा सामाजिक रूप से प्रभाव भी एआई परियोजनाएं चलानी चाहिए जो समाज को बढ़ावा दे रही हो। स्टार्टअप को जोखिम पूंजी प्रदान करना। अब कोई एआई से संबंधित स्टार्टअप है, उन्हें फंडिंग देना। एआई कंप्यूटिंग एक्सेस का लोकतंत्रीकरण का मतलब सभी के लिए एक एआई उपलब्ध हो, ऐसा थोड़ी ना एक के हो। तो इससे क्या हो जाएगा, डिजिटल डिवाइड हो जाएगा, ये भी एक समस्या होती है। अगर कुछ लोगों तक मिले कुछ लोगों तक नहीं, तो डिजिटल डिवाइड जैसी समस्या आ जाती है। अब अभी सरकार खर्च कर रही है लगभग 10,000 करोड़ के आसपास, पिछले बजट में ये था। इसका उद्देश्य क्या, सार्वजनिक निजी भागीदारी से एआई मॉडल को क्रियान्वित करना। और हमेशा इंडिया में मंत्रालय माइटी ही करता है, क्योंकि एआई के लिए माइटी ही है।
तो अब इसी के संबंध में एआई लैंग्वेज मॉडल भी आ रहे हैं, एआई मॉडल और टेक्नोलॉजी मॉडल। जैसे भारत जैन करके आया है, तो भारत जैन क्या है, पहला मतलब वित्त सरकार द्वारा वित्त पोषित पहला मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल है, LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो अब देखो एआई को डेवलप करते हैं तो उसे लैंग्वेज और इन सारी स्थिति पे बहुत अच्छा बनाया जाता है। तो भारत जैन एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो ये एक एआई का मॉडल। ऐसे ही भाषणी है, भाषणी में हम भाषा का अनुवाद कर सकते हैं इंग्लिश से हिंदी किसी भी भारतीय भाषा में, तो भाषणी है। साथ ही सर्वम वन एआई मॉडल है, ये क्या करेगा, भाषा अनुवाद, टेक्स्ट संश्लेषण, टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, तो ये सर्वम वन एआई मॉडल है। चित्रलेखा एक एआई मॉडल है, इसमें क्या होगा, भारतीय भाषाओं में ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट बनाने संपादित करने की सुविधा। एक हनुमान एवरेस्ट वन है, अब ये पूछा जा सकता है हनुमान एवरेस्ट वन, हालांकि हनुमान जी एवरेस्ट पे गए ही थे, तो वैसे ही नाम याद रख लेना हनुमान एवरेस्ट वन। पर किससे संबंध है, 35 भाषाओं भारतीय भाषाओं को काम करने के लिए एक बहुभाषी एआई मॉडल है। तो एवरेस्ट पे गए थे वो, तो बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें थी, जड़ी बूटियाँ और बहुत सारा ऐसा पढ़ते हैं, तो ऐसे ही याद कर लेना बहुत सारी, मतलब हम लोग जो 22 भाषा पढ़ते हैं उससे ज़्यादा ही है। 35 भाषाओं को बहुभाषी प्रणाली है ये कई भाषाओं के साथ, तो ये भारत में भी चलने वाले एआई नॉर्मल मॉडल हैं। तो ये अब इसके संबंध में ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, ये ऑप्शन इसके, तो ये बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। उसके बाद एक संस्था है, अब इसी से संबंधित कंप्यूटर से सी डॉट का त्रिनेत्र प्लेटफॉर्म आया है जो केरल में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है। तो एक तो सी डॉट का त्रिनेत्र याद रखना है, उससे पहले हमें सी डॉट याद रखना है। तो हुआ क्या है, केंद्र सरकार ने पुलिस विभाग के लिए, मतलब सी डॉट तो केंद्र सरकार के, उसने केरल में पुलिस विभाग के लिए एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, तो कहाँ पे, केरल सरकार के लिए एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया है, और यह सी डॉट के त्रिनेत्र प्लेटफॉर्म पर आधारित है। सी त्रिनेत्र इनका नहीं है केवल केरल का, पर त्रिनेत्र तो सी डॉट का है, पूरे भारत में लागू हो सकता है, पर अभी कहाँ चालू कर दिया है, कहाँ पे, केरल में। अब सी डॉट देखते हैं, तो आज हम जो सस्ते कॉल जो हम करते हैं, प्लस में 4G 5G ऑप्टिकल फाइबर, या जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट से जुड़ी, वो सभी चीज़ों में योगदान जो है वो सी डॉट का ही योगदान है। तो सी डॉट का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये एक भारत सरकार की संस्था है जो टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ी होती है, उन्हें डेवलप करना, आगे बढ़ाना। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1984 में हुई थी। इसकी स्थापना कब, 1984 में हुई थी स्थापना, तो ये याद रखना। नवाचार को बढ़ावा देना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। साइबर सिक्योरिटी मेन काम क्या है, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना इनका लक्ष्य। त्रिनेत्र प्लेटफॉर्म क्या है, एआई आधारित स्वदेशी और एकीकृत साइबर सुरक्षा है। तो यहाँ पे जो वल्नरेबल साइटें होती हैं, साइबर हमले होते हैं, उससे भी हमें बचाना होता है। तो केरल का एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यही काम करेगा कि जो भी साइबर हमले होंगे उन्हें रोका जाएगा। तो एआई आधारित ये है। अब इससे संबंधित ये क्वेश्चन तो इसमें कट गया है ये वाला, तो खैर अगला देखते हैं। क्लस्टर इम्यून जो है म्यूनिशंस कन्वेंशन, तो इसमें क्या है, लिथुआनिया हम जानते हैं यूरोप में एक कंट्री है, जो बाल्टिक कंट्री पढ़ते हैं, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, तो उन्हीं में से एक कंट्री है लिथुआनिया। जब यूरोप पढ़ते हैं तो यूरोप में इधर की साइड बाल्टिक कंट्री हैं 3, तो उन्हीं बाल्टिक कंट्रियों में एक लिथुआनिया है। तो लिथुआनिया क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन से बाहर आ गया है। लिथुआनिया ने रूस से सुरक्षा चिंताओं के चलते इससे हटने की घोषणा की है। तो इसे समझते हैं ये क्या है। तो म्यूनिशंस क्लस्टर में क्या होता है कि हथियार वैसे हथियार होते हैं जो हवा में विस्फोट के बाद छोटे छोटे बमों में टूट जाते हैं। ऐसे समझो एक बड़ा सा बम, मतलब रॉकेट टाइप का होगा, उसमें हजार मतलब कई 100-200 ऐसे छोटे छोटे बम लगे होंगे, और ये जहाँ पे रॉकेट गिरेगा जाके, और या जिस एरिया में गिरने वाला उस एरिया में ये पहले ही फट के फिर चारों तरफ बिखर जाएगा छोटे छोटे, फिर वो छोटे बम अलग अलग अटैक करते हैं। तो यही होता है, तो छोटे छोटे बम होते हैं उसमें विभाजित होगा और पूरे एरिया में फैल जाते हैं। तो क्लस्टर का मतलब ये होता है इकट्ठा, और म्यूनिशंस मतलब हथियार टाइप का। तो ये एक बार में गिरने के बाद लंबे समय तक विस्फोट का खतरा भी बना रहे। अब इसमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि हर जो विस्फोटक रखा होता है वो फटता भी नहीं है, कई बार गिर जाएगा, वहीं
डला रहेगा, फिर आने वाले समय में किसी का पैर हो गया, किसी ने उठाया, तब ये चीज़ें क्या होती हैं, फट जाती हैं, तो इससे वो भी खतरा है। तो कई दुष्प्रभाव होते हैं, तो कई बार ये बिना फटे रह जाते, युद्ध के वर्षों बाद आम लोगों के लिए खतरा होते हैं, तो अमानवीय है कि नहीं। तो इसी वजह से लिथुआनिया इससे बाहर आ गया है। तो क्योंकि रसिया वगैरह उधर अटैक कर रहा है, तो क्लस्टर वाला ये कन्वेंशन के बारे में देखें, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ऐसे बमों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है, और ये कब अपनाया गया था, ओस्लो डिक्लेरेशन 2007 के तहत अपनाया गया था। 110 में आके ये लागू हो गया था। तो कानूनी स्थिति बाध्यकारी है, पर चूंकि बाध्यकारी तो है, पर ज़्यादातर देश इसे मानते ही नहीं है। क्यों? जैसे कि भारत खुद इसका हस्ताक्षर करता नहीं है, रसिया, चाइना, अमेरिका, कई बड़े देश इस संधि में शामिल नहीं है, और अब रसिया शामिल नहीं है। अगर शामिल होता तो बाध्यकारी होता, अब शामिल नहीं है तो कोई प्रतिबंध तो लग नहीं सकता है, तो वो हथियार का यूज़ कर ही रहा है इसका। तो ये है। अब इससे संबंधित ये MCQ है कि पहला, दूसरा, तीसरा, और इसमें से देखना है। अगला है असम के बारे में। तो असम का नया संशोधन आया है, मतलब असम में नया संशोधन आया है स्वायत्त परिषदों को लेकर। अब असम में स्वायत्त, तो असम को हम जानते हैं किसके लिए फेमस है, चाय के लिए, ब्रह्मपुत्र नदी, इन्हीं के लिए तो हम देखते हैं असम ज़्यादा फेमस है, चाय ब्रह्मपुत्र नदी के लिए हम पढ़ते। बल्कि असम इनके लिए नहीं, असम जो सबसे ज़्यादा फेमस होना चाहिए वो होना चाहिए उनकी विशेष जो स्वायत्त परिषदें हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग जनजाति समूह रहते। पूरे असम में कई सारे जनजाति समूह रहते, उनकी संस्कृति, भाषा, परंपरा, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, और इन्हें ही बचाने के लिए वहाँ स्वायत्त परिषदें होती हैं, जिन्हें पॉलिटी में हम पढ़ते हैं ऑटोनॉमस काउंसिल के रूप में, लक्ष्मीकांत में हम पढ़ते हैं, तो ऑटोनॉमस काउंसिल के रूप में। तो असम विधानसभा में महत्वपूर्ण विधेयक, तो असम विधानसभा में क्या विधेयक आया है कि विधेयक में ये प्रावधान किया है कि यदि मान लो ये स्वायत्त परिषद है समय पर चुनाव ना करा पाए, हालांकि इनके पास अधिकार होता है ये समय पर चुनाव करा सकते हैं, पर मान लो ना करा पाए तो नियंत्रण अब राज्यपाल के पास आ जाएगा। तो एक तरीके से थोड़ी शक्तियाँ कम ही करी गई हैं अगर राज्यपाल के पास आ जाएगा। अब बात आइए स्वायत्त परिषदों की उल्लेख कहाँ पे है, तो छठी अनुसूची में AMTM है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और उसी के अंतर्गत इन राज्यों में स्वायत्त परिषदों की चर्चा की गई है। अब यहाँ पे 6 परिषदें हैं, ये इन 6 परिषदें ये प्रभावित होंगी, मतलब असम में 6 परिषदें जो ये चलती हैं। तो ये पूछ लिया जाए कितनी परिषदें हैं, तो 6 परिषदें जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, और इन पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इनके अधिकार थोड़े कम होंगे अगर ये समय पर चुनाव ना करा पाए। जैसे कि एक है मिसिंग, थेंगल कचारी के देवरी, सोनोवाल, अब सोनोवाल अपने मंत्री भी हैं मतलब इसी कम्युनिटी से, तो सोनोवाल, रावा, सोंग, तिवा स्वायत्त परिषद। तो ये 6 जो परिषदें हैं इनके नाम थोड़ा देख सकते हैं, मिसिंग, थे, कचारी, देवरी, तो ये वाला देखा। अब संशोधन में क्या कह दिया कि कार्यकाल विस्तार, 1 साल, मतलब 1 साल तक कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान किया गया, 6 महीने 2 बार में। जैसे अगर चुनाव नहीं हो पा रहे तो राज्यपाल के पास पावर आ जाएगी और कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा 6 महीने के लिए 2 बार में, 6 महीने बढ़ा जाए, फिर भी चुनाव नहीं हो पा रहे तो 6 महीने, और शक्ति किसके पास आ रही, राज्यपाल के पास नियंत्रण में हो जाएगा। अब असम के स्वायत्त परिषदें 2 प्रकार की प्रशासनिक संरचना है यहाँ पे। गठन क्या है, एक तो इनका गठन राज्य की विधान मंडल के द्वारा अधिनियमों के तहत होता है, क्योंकि ये स्वायत्त है ना, तो राज्य ही तो करेगा, तो राज्य के विधानमंडल करेंगे। उद्देश्य क्या है, जनजाति की वही सामाजिक सांस्कृतिक जो विशेषताएं वो बनी रहे। अब इनके पास 34 विषय होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं पंचायत के पास 29, और जो अपना नगर पालिका वगैरह होता है उनके पास 18, पर इनके स्वायत्त परिषदों के पास ज़्यादा अधिकार रहते हैं, 34 विषय। कुटीर है, भूमि है, शिक्षा है, सब इनके पास रहते। मणिपुर में भी ऐसे ही, असम में 6 परिषद हैं और मणिपुर में भी 6 स्थानीय परिषदें हैं स्वायत्त। अब क्या इनका कोई संवैधानिक प्रावधान है स्वायत्त परिषदों का? बिल्कुल है, आर्टिकल 244 है, क्योंकि पंचायत आता है ना इसी तरफ, तो पंचायत भी हमें देखने को मिलता है 243 में। तो आर्टिकल 1 है 244, उस आर्टिकल में छठी अनुसूची वाले राज्यों का प्रावधान है। तो असम, मेघालय, AMTM है, इनका 244 आर्टिकल में है। ये चीज़ याद रखना है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का, वैसे तो हम छठी अनुसूची देखते हैं, तो छठी अनुसूची जो है 6 अनुसूची, वही आर्टिकल भी है 244 वाला आर्टिकल से संबंधित है। तो ये है। अब असम में तो कई सारे समुदाय रहते हैं, जैसे एक समुदाय रहता है बोडो, कार्बी एंगलोंग का पठारवी सुना होगा, तो बोडो, कार्बी, मिसिंग,
तेबा, ये समुदाय यहाँ पे रहते हैं और इन समुदाय के ही ये कई सारे ग्रुप हैं। तो ये देखा हमने छठी अनुसूची के बारे में। अब राज्यपाल की भूमिका, यदि स्वायत्त जिला में एक से अधिक जनजाति निवास करते हैं, मतलब एक ही जिले में अगर एक से ज़्यादा निवासी हैं, तो राज्यपाल नया स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर सकता है। मतलब कह देगा ये वाला इस कम्युनिटी का, ये वाला इस कम्युनिटी का, अलग अलग कर देगा। असम का संवैधानिक स्वायत्त परिषद है, तो ये है ही है कि इस एरिया में 3 स्वायत्त जिले हैं, मतलब जिलों की बात कर रहे हैं तो 3 स्वायत्त जिले हैं, वहाँ 6 कम्युनिटी हैं, बोडो, दीमा, असाऊ, कार्बी एंग्लोंग। और इन तीनों को हम करंट वगैरह में पढ़ते ही रहते हैं। बोडोलैंड की मांग करते हैं बोडो, दीमा असाऊ है, कार्बी एंग्लोंग वाला ये है। अधिकतम इनमें संरचना कितनी होती है, तो 30 सदस्य होते हैं। 4 मनोनीत शीर्ष, मतलब शेष निर्वाचित। 4 मनोनीत का मतलब इन्हें राज्यपाल मनोनीत कर रहा होगा, 4 को राज्यपाल कर रहा होगा। बाकी कैसे हो रहे होंगे, बाकी जो हो रहे होंगे वो कौन से होंगे, चुनाव के द्वारा, मतलब खुद ही वहाँ के समुदाय करेंगे। अपवाद, बोडोलैंड में 46 सदस्य हो सकते हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इन्हें अधिकार क्या होते हैं, तो सारे ही अधिकार होते हैं, विधायी, कार्यकालीन, न्यायिक अधिकार तक होते हैं अगर पूछा जाए, क्योंकि ये जनजातियाँ हैं, इन ये सजा अपने हिसाब से ही सब करते हैं ये। तो ये राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल स्वायत्त जिलों का गठन कर सकता है, सीमाओं में संशोधन कर सकता है, ये पॉइंट है। राज्यपाल, अभी तो देखा हमने, स्वायत्त जिले बना सकता है और साथ ही साथ सीमाओं में संशोधन कर सकता है। वही तो कर रहे थे कि एक एरिया को उसने कह दिया ये अलग रहेगा, ये अलग। अब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में 10 स्वायत्त, सबको जोड़, मतलब सब में 10 संवैधानिक स्थानीय जो मतलब जिला परिषदें का गठन भी किया गया। एडीसी जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, निर्णय जो लेते हैं वो एडीसी ही लेते हैं इन एरिया में, कि जैसे कहीं पे खनन होना है, कोई सी चीज़ है तो ये। तो अब ऐसे ही केस स्टडी, मतलब केस है बोडोलैंड के लिए। 2003 में असम और बोडो के उग्रवादी संगठनों के बीच समझौता हुआ था, तब से बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद बना है। फिर 2020 में नया बोडोलैंड के साथ एक समझौता हुआ था। तो बोडोलैंड वाला एक अलग समुदाय काम करता ही है, कहाँ पे, असम में। अब असम से संबंधित ये एक प्रश्न है कि 34 विषय दिए गए हैं, क्या देखना है, 34 विषय कौन कौन से राज्य हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, असम, नागालैंड वगैरह भी है कि नहीं है, और उसके बाद क्या है ये। अगला है गोल्डन डोम। तो कुछ साल से हमने सबने देखा होगा, एक आयरन डोम की काफ़ी चर्चा चलती है। जब भी हम इजराइल वाले एरिया में देखते हैं तो वो रात में जब अटैक हो रही होती है मिसाइलें, तब देखते हैं कि आसमान में ऐसे लाइटिंग चल रही होती है। लाइटिंग का मतलब मिसाइल को वहीं ऊपर ही नष्ट कर दिया जाता है। अब इजराइल में क्या करते हैं, इजराइल नीचे उनका तोप लगी होती है, तोप मतलब तोप का मतलब है उनकी मिसाइल सिस्टम है, उसमें मिसाइल सिस्टम में एक क्लस्टर बना हुआ, उसमें हज़ारों मिसाइलें लाइन से लगी होती हैं, जो एंटी मिसाइल। अब ऊपर से जैसे ही कोई अटैक करेगा तो इसमें से अपने आप वो डिकोड करते हैं एरिया, डाटा, सारी चीज़ें, और उसके बाद ऊपर ही जाके फट जाते हैं। तो इसे आयरन डोम कहा जाता है, जो सबने देखा है। अब वैसा ही अमेरिका का एक है गोल्डन डोम। तो गोल्डन डोम का मतलब सेम ही रहेगा, नई मिसाइल रक्षा प्रणाली है। तो पूछ ले, आयरन डोम, गोल्डन डोम एक ही देश के नहीं। आयरन डोम कहाँ का था, इजराइल का। गोल्डन डोम कहाँ का है, अमेरिका का। तो गोल्डन डोम अमेरिका के द्वारा विकसित एक उन्नत प्रणाली है। उद्देश्य वही बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक, क्रूज मिसाइल तक के ये हमलों को रोक सकते हैं। इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित हुआ है, क्योंकि सब ने देखा था कि आयरन डोम ने किस प्रकार लगभग सभी हमास के, ईरान के जितने लड़ाके, मतलब ये बम वगैरह आए, ड्रोन्स आए, उन सबको ज़्यादातर निष्क्रिय कर दिया था। तो आयरन डोम क्या था, इजराइल का था, जो ये रॉकेट वगैरह और इन सबको निष्क्रिय 90% तक प्रभावशाली रहा था। तो इजराइल ने की रक्षा कंपनी है इजराइल की राफेल, तो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम वगैरह ने इसे विकसित किया था। अगला, अब इसके बारे में देख ही चुके हैं कि आयरन डोम कम दूरी की मिसाइल है, रॉकेट से हमला बचाता है। गोल्डन डोम थोड़ा अपडेटेड है, तो ये बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक, क्रूज कोई सी होगा, मतलब जो अब हाइपरसोनिक तक है, मतलब मैक, सुपर मैक, मतलब मैक स्पीड में जो है उसमें से भी तेज़ वाली स्पीड पे जा सकता है। तो बैलिस्टिक हुआ, ये कौन से पे, सबसोनिक से तेज़ वाला हुआ। हाइपरसोनिक 5 मैक से ज़्यादा क्रूज मिसाइल आ जाएंगी, इन सब के खतरों से लड़ सकता है। अमेरिका का ये मेनली, और ये वाला का है इजराइल और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में ही देखता है। राफेल ने किया था इसका, जो राफेल एडवांस वाला, और ये अमेरिका के द्वारा है। इसके बाद इससे संबंधित एक MCQ है ये। उसके बाद नीपर नदी के बारे में, तो नीपर नदी में पर्यावरणीय समस्या कुछ आ रही है, तो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, इस वजह से आज ये करंट में है। तो यूक्रेन का दावा है कि नीपर में, अब यहाँ पे
पर्यावरण और जैव विविधता को नुकसान क्यों आ रहा है, क्योंकि वही यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, तो उसके संरक्षण और ये सारी चीज़ें भी अभी विवाद में चल रहा है। तो यूक्रेन ने जैसा कि दावा कर दिया है कि नीपर नदी अपना प्रभाव, मतलब नीपर में समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि रूस जो वगैरह है, तो रूस है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आत्मघाती मिशन चला रहा है, तो अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए यूक्रेन और रसिया के बीच ये विवाद चल रहा है। वो कह रहे हैं कि ये खराब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो। तो हमें जो याद रखना है वो याद रखना है नीपर नदी कहाँ है। तो नीपर नदी सिर्फ एक जलधारा ही नहीं है, इस एरिया में युद्ध रणनीति का मेन केंद्र है। तो अगर हम देखें तो ये वाला एरिया यूक्रेन का है ये, और ये कौन सी सी है, ब्लैक सी। तो ये ब्लैक सी है, और ब्लैक सी के अंदर यहाँ पे गिर रही है नीपर नदी। जो डेनिपर नदी है वही नीपर हम पढ़ते हैं, इसमें वो साइलेंट रहता है, तो डेनिपर हम कभी कभी पढ़ते हैं। तो नीपर नदी है वो ये जाके ऐसे करके इधर से निकलना है। तो नीपर वाला है कहाँ, यूक्रेन में पड़ रही है ऐसे। तो ये यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है। तो पहली सबसे लंबी कौन सी, तो पहली है वोल्गा जो रशिया से आती है, वो भी इधर ही ब्लैक सी, और इधर की तरफ मतलब इधर वोल्गा गिरेगी इस वाली साइड में। अगला है वोल्गा के बाद डैन्यूब है, यूराल है, नीपर है। तो चौथी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी कौन सी है, वोल्गा, फिर डैन्यूब, फिर यूराल और नीपर नदी है। उसमें से डैन्यूब 10 देशों से होकर बहती है। तो यूरोप का चौथा सबसे बड़ी नदी है जो 2285 किलोमीटर लगभग इतना ही गंगा बहती है भारत में। तो ये है, ये रूस, बेलारूस, यूक्रेन से होकर कहाँ पे, काला सागर में गिरती है। तो ये याद रखना है मेनली कि कहाँ कौन से सागर में गिर रही है जी, काला सागर में। तो नीपर नदी रहेगा। इसके बाद एक बंगस नदी घाटी भी चर्चा में चल रही है। तो बंगस वाला का क्या है कि बंगस कहाँ, ये कश्मीर में है। तो कश्मीर में इसे स्वर्ग जो कश्मीर कहा जाता है, तो उसमें से एक बंगस नदी का भी है। तो बंगस नदी का मतलब क्या है कि कश्मीर की एक महत्वपूर्ण इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में इसे विकसित करना है सरकार का लक्ष्य। इस वजह से ये अभी चर्चा में चल रहा है। तो कैसे, इको टूरिज्म, मतलब यहाँ पे जैव विविधता, पर्यावरण अच्छा है, तो इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाता है ना, लोग घूमने जाएंगे। तो अगर हम देखें कश्मीर का, तो ये वाला एरिया है जम्मू कश्मीर का अपना। तो जम्मू कश्मीर ये है। अब जम्मू कश्मीर में इस जगह पे, कौन सी जगह पे, ऊपर की ओर हमें क्या दिख रहा है, ये वाली एरिया बंगस वैली है। तो हमें लोकेशन अगर देखें तो ये वाला एरिया बंगस वैली का, यहाँ ऊपर देखेंगे तो इंडस नदी बह रही है, पास में झेलम नदी है। तो ये अगर इसमें देखें हम तो ऊपर से इंडस नदी चली जाएगी, नीचे है झेलम नदी। तो झेलम नदी इधर सलीम अली नेशनल पार्क पास में ही है, इसके पीर पंजाल रेंज के ऊपर है, उरी के पास है ये वाला एरिया। तो ये 2-3 लोकेशन याद रखनी है कि उरी के ऊपर मिलेगी बंगस, पीर पंजाल रेंज है पास में, झेलम नदी साउथ से जा रही है इसके, और इधर सलीम अली नेशनल पार्क है। कुपवाड़ा का जो है, कालरूच करके ये जगह के नाम है जो यहाँ पे जगह है। तो हमने बंगस घाटी देख ली। जम्मू कश्मीर में क्यों अभी है, क्योंकि इसे डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहाड़ी एरिया है, खूबसूरत स्थलों में से है। टैगा जो है वो बन पाए जाते हैं, कौन से, टैगा। तो टैगा शंकुधारी वन है, स्थानीय लोग इसे बुडलू कहते हैं। तो ये भी याद रख सकते हैं बुडलू क्या है, तो बुडलू टैगा वन है, शंकुधारी वन है जो इस एरिया में पाए जाते हैं। तो ये याद रख सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे पाकिस्तान के चूँकि पास है ही है, तो जैव विविधता, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, इको टूरिज्म है जो है। उसके बाद ही बर्फ़ से ढके पहाड़, मैदान है, एडवेंचर ट्रैकिंग वगैरह ये पाए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जगह के नाम है। तो ये तो यहाँ पे अभी 2010 तक बंगस घाटी सुरक्षा कारणों के कारण बंद हुआ करती थी, लेकिन अभी थोड़ी शांति है, इस वजह से खोला जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, गुर्जर और बकरवाल चरवाहे अब इको टूरिज्म जो टूरिज्म है उन्हें गाइड बन रहे हैं। मतलब इस एरिया के जो चरवाहे हुआ करते थे, बकरवाल, गुर्जर, वही अब टूर गाइड बन के यहाँ पे उनकी आय भी बढ़ेगी, क्योंकि वो क्या करेंगे, लोग आएंगे तो उन्हें समझाएंगे, बताएंगे। अब इसके संबंध में ये प्रश्न है। अगला है फॉकलैंड के बारे में। तो फॉकलैंड पे एक विवादित आइलैंड है, पर अभी आज हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपना INS LV तारड़ी जहाज गया है नाविका सागर परिक्रमा कर रहा है। मतलब अपना जो तारड़ी एक जहाज है वो सागर की परिक्रमा कर रहा है। उसी अभियान के अंतर्गत वो फॉकलैंड पोर्ट पर स्टैनली में प्रवेश किया है उसने। तो ये अभियान महिला सशक्तिकरण, क्योंकि इस पर तारिणी पे जितनी क्रू हैं वो सब महिलाएं हैं, तो 2 महिला अधिकारियों द्वारा मेन संचालित हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है 2 ही हैं, 2 महिला अधिकारी हैं, उनके द्वारा ही संचालित हो रहा है। तो
तो फॉकलैंड में वो क्रू हमारा शिप ये जो तारड़ी है ये पहुंचा है। अब फॉकलैंड कहाँ है, तो हमने फॉकलैंड जलधारा पढ़ी होती है। तो फॉकलैंड ये दक्षिण अमेरिका का है क्षेत्र, नीचे अंटार्कटिका वाला क्षेत्र और ये बीच में यहाँ पे है फॉकलैंड आइलैंड, तो ये याद रखना है। तो फॉकलैंड की राजधानी स्टैनली है और यहीं पे वो जहाज़ अपना पहुंचा है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये स्थित है, अर्जेंटीना के पूर्व में है और यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं पहले। ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरी मतलब ब्रिटेन अपना क्षेत्र बताता है इसे, अर्जेंटीना भी दावा करता है, इसे इस्लाम मालविनास कहा जाता है, वो मतलब इस्लास मालविनास मतलब अर्जेंटीना इसे कहेगा। अब फॉकलैंड में युद्ध हुआ था 82 में और उसके बाद है अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच युद्ध हुआ। अर्जेंटीना का दावा है उसका क्षेत्र, ब्रिटेन अभी ब्रिटेन के कब्जे में ही है ये वाला एरिया। तो ये तो फॉकलैंड की अर्थव्यवस्था चूँकि जल में है तो मत्स्य पालन मेन इनका है, तेल वगैरह का भी यहाँ भंडार की खोज होती रहती है। तो वही है फॉकलैंड वाला एरिया फिशिंग राइट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब विवाद रहता है ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मछुआरे के बीच में, और इस एरिया में इंसानों से ज़्यादा पेंगुइन रहते हैं। तो अगर यहाँ पे फॉकलैंड के बारे में कहते हैं तो यहाँ पेंगुइन ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे मतलब वैसे लोग तो यहाँ ज़्यादा है ही नहीं, जो हैं भी वो मछुआरे ही होते हैं। अब इसके संबंध में ये प्रश्न है कि क्या क्या हुआ था। अगला है मल्टी प्रिंसिपल एलिमेंट एलॉय। अब एक हम एलॉय की जब हम बात करते हैं, जो नॉर्मल हम धातुएं जब पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं कि जब हम लोहे धातु की बात कर रहे होते हैं या कोई हम मिनरल निकाल के लेके आते हैं तो हम देखते हैं लोहे में ज़्यादातर क्या है, लोहा ही है, तभी तो उसे लौह कह रहे हैं। कॉपर वाले में कॉपर होगा, सब में एक अलग विशेष धातु ज़्यादा होती है। पर जब आज हम पढ़ रहे हैं वो है मल्टी प्रिंसिपल एलिमेंट अलॉय। ये अलॉय वो अलॉय है जिसमें क्या होता है, कोई एक धातु नहीं होती है बल्कि कई धातुओं का मिश्रण होता है और लगभग सब बराबर मात्रा में होती है। तो यही है मल्टी प्रिंसिपल एलिमेंट अलॉय, जिसमें एक धातु नहीं है, कई इस धातु हैं, और यही क्रांतिकारी खोज है। तो ये हमने देखा इसमें कि इसमें कई धातु रहते हैं, मतलब तत्व रहेंगे। अब ये खोज किसने करी है, IISc बेंगलुरु ने करी है, तो ये बड़ी खोज है तो इसे याद रख सकते हैं। तो IISc जो बेंगलुरु है उसके शोधकर्ताओं ने एक फटीग रेजिस्टेंट MPEA मतलब MPEA यही है मल्टी प्रिंसिपल एलिमेंट अलॉय की खोज करी है। ये ज़्यादा अच्छी होगी और फटीक लाइफ इसकी ज़्यादा होगी, मतलब ये ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होगी, कम होगी फटीक लाइफ, मतलब ये टूटेगी नहीं जल्दी। तो ये क्या है, हमने देखा कि वैसे नॉर्मल हम कहते हैं एक दो धातुएं होती हैं, पर इसमें कई सारी धातुएं मिली होगी बराबर मात्रा में, तो उच्च स्ट्रेंथ होगी, हर एक चीज़ में बेहतर होगा। नॉर्मल है कि अगर हमने किसी चीज़ की खोज करी है तो ऐसा तो है नहीं वो बेकार खोज की होगी, अच्छा ही होगा। तो हर एक चीज़ में ये क्या है, कैसी होगी, अच्छी होगी। अब फटीक लाइफ का मतलब है धातुएँ समय के साथ साथ यूज होते होते कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें दरारें आ जाती हैं, टूट जाती हैं, पर इसमें ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। MPE का महत्व क्या हो जाएगा, अगर हम इस चीज़ को सही से कर लेते हैं तो हमारा एयर वो स्पेस जेट इंजन, स्पेस क्राफ्ट, जो रक्षा के टैंक वगैरह होंगे, ब्लड प्रूफ सामग्री, मतलब देखो साइंस है यहाँ पे किसी भी क्षेत्र में हम, अब कोई हमारे पास धातु आई है तो अनगिनत रास्ते हैं हम उसे यूज़ करने के, तो किसी क्षेत्र में कर सकते हैं। अब ये इससे संबंधित प्रश्न है। अगला है कृषि अवसंरचना कोष। कृषि अवसंरचना कोष का मतलब क्या है, सरकार ने 1 लाख करोड़ की कृषि अवसंरचना जो कोष है उसकी योजना का दायरा बढ़ाया है और इसे अधिक आकर्षक बनाया है। तो सरकार ने कृषि के लिए ज़्यादा अवसंरचना के लिए, तो होता है किसान जैसे अच्छी फसल उगाते, लेकिन क्या समस्या आती है, भंडारण की समस्या, प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग की समस्या के कारण उन्हें उचित दाम नहीं मिल पाते। तो इन्हीं के लिए है IAF। तो जब किसान को अपने लिए मतलब भंडारण के लिए या प्रसंस्करण के लिए उचित साधन नहीं मिलते हैं तो सरकार कृषि अवसंरचना का विकास करेगी, इसके बाद भंडारण की सुविधाएं ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी। तो पंजाब में पूरी जो राशि आवंटित करी गई थी वो सफलतापूर्वक उपयोग की गई है, ये पॉइंट आया है इम्पोर्टेंट। अब जैसे पंजाब में जितनी अवसंरचना के लिए रुपए दिया गया था ना कि अच्छे अच्छे चीज़ें बनाओ, कोल्ड स्टोरेज और ये सब, अब तो पंजाब ने पूरा रुपए यूज़ करके वो सब कर भी दिया है, तो पहला राज्य बन गया जिसने अपना यूज़ कर लिया है, तो अच्छी चीज़ है ये। तो केंद्र की योजना है ये 32-33 तक चलेगी, 20-21 से शुरू हुई थी योजना और ये 32-33 तक चलेगी। सेंट्रल सेक्टर है, मतलब रुपए जो है सेंटर का ही है इसमें 1 लाख करोड़, तो ये देखा हमने। अब इसमें पात्र कौन से होते हैं, पात्र किसान तो ऑन फार्मा भंडारण प्रसंस्करण स्थापित करना इसका उद्देश्य होता है, सामुदायिक विकास करना, सामूहिक कृषि गतिविधियां, मतलब हर एक क्षेत्र में किसानों के संबंध में ये रुपए देंगे।
अपात्र लाभार्थी कौन से, अब सार्वजनिक उपक्रम है वो इसके पात्र नहीं होंगे, और सरकारी हैं वो क्यों इसके पात्र होंगे, सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत अगर योजना है तो पात्र होंगे, मतलब निजी वाले लोग जुड़ेंगे तो पात्र होंगे। पात्रता का मापदंड क्या है कि स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि लाभार्थियों तक पहुंचना है, और लाभार्थी किसान होंगे। अब इसके लिए जो योजना है पोस्ट हार्वेस्ट, तो हार्वेस्ट के बाद गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, ड्रायर यार्ड, ये सारी चीज़ें, छटाई बनाई, इनके लिए मशीनरी सब चीज़ें रखनी है। साथ ही फूड प्रोसेसिंग के लिए तो तेल, आटा, ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग के लिए। साथ ही प्रौद्योगिकी जैसे ड्रोन वगैरह तकनीक को बढ़ावा देना है, ये सब भी इसके अंतर्गत आएगा ही आएगा। तो इसमें 2 करोड़ तक का ऋण 3% ब्याज पर दिया जाएगा 7 वर्षों तक के लिए। तो ये पूछा जा सकता है। क्रेडिट गारंटी स्कीम मिलेगी, मतलब ऋण गारंटी दी जाएगी जिससे बैंकों को ऋण आसानी से दे सके, मतलब बैंकों से कहा जाएगा आप ऋण दो, अगर कुछ नहीं भी दे पाते तो हम कवर करेंगे, तो इसे कहा जाता है क्रेडिट गारंटी कवरेज। तो सरकार दे देगी अगर किसान नहीं दे पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में है। उसके बाद SC/ST समुदाय को अलग से दिया ही जाता है। इसके बाद लास्ट हमारा आर्टिकल आज का है वो है पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में। तो केंद्र सरकार ने पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के लिए 3,880 करोड़ रुपए आवंटित किए। उद्देश्य क्या है, पशुधन रोगों को नियंत्रित करना, मतलब पशु के संबंध में, पशुधन मतलब पशु जो हैं अच्छे हमारे, उन्हें रोग ना हो। तो ये सारी चीज़ें नई पहल एक इसमें बस जोड़ी गई है, वही आज न्यूज़ में है कि पशु औषधि, सस्ते जेनेरिक पशु चिकित्सा उपलब्ध कराना, मतलब सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना पशुओं के लिए, यही मेन इसका है। तो योजना का क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। अभी हमने ऊपर वाला पढ़ा था वो सेंट्रल सेक्टर था, तो सेंटर में पूरा रुपये 100% केंद्र देगा। ये स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड में प्रयोजित होता है, तो हम स्पॉन्सर करते हैं कुछ जैसे। तो स्पॉन्सर्ड में क्या होगा, 60-40 मतलब नॉर्मल राज्यों को केंद्र सरकार 60 देगा, 40 राज्य अपना रुपए दे रहा होगा। हिमालयी राज्यों में 90% केंद्र सरकार खर्च करेगा, 10% राज्य। केंद्र शासित में 100% केंद्र सरकार। काम क्या है, वही टीकाकरण करना, स्वास्थ्य देखना, ये सारी चीज़ें। मंत्रालय कौन सा आएगा, जो डेयरी विभाग है हमारा। इसके अंतर्गत कौन से रोग कवर किए जाएंगे, तो जानवरों से संबंधित एक भी रोग नहीं इसमें छोड़े गए हैं। कोई भी रोग होगा वो सभी कवर किए जा रहे हैं। जैसे फुट एंड माउथ हम देखते हैं, ब्रूसेलोसिस जो दूध उत्पादन को प्रभावित करने वाला होता है। इसके बाद है पेस्टिसाइड्स जो भेड़ वगैरह में होता है, बकरी में संक्रमक। तो जितने रोग हमें देखेंगे, लंपी तो अभी चर्चा में चला ही था, एंथ्रेक्स पशुओं में होने वाला रोग है। तो ये अब इस योजना के 3 घटक हैं, जैसे पशु औषधि एक है, पशुधन पर मतलब पशुओं के लिए औषधि कर देना, सस्ती औषधि, जेनरिक औषधि। उसके बाद है तो ये जेनरिक औषधि वाला याद रखना है, मेन है। उसके बाद है पशु को रोग को नियंत्रित करना और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाना है फुट एंड माउथ और ब्रूसेलोसिस को लेकर। तो ये हमने देखा, लास्ट में हम कहेंगे वृद्धि होगी, इससे पशुओं की आय बढ़ेगी, लोगों की, ये सब है। तो ये हमने देखा 8 मार्च के आज के इंपॉर्टेंट जो भी करेंट अफेयर्स है।